नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का हमारा विषय है सिंध पर अरबों का आक्रमण। कल हमने देखा था कि इस्लाम का पूरे विश्व में कैसे फैलाव हुआ था। आज हम लोग देखेंगे कि अरबों का आक्रमण के साथ साथ भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में कि 650 AD के आसपास राजपूतों का उदय होता है तथा इनका शासन 1150 AD तक रहता है। तो उस समय और क्या क्या स्थितियाँ थी और हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उस समय राजपूत शासकों का शासन था, जिसमें राजपूत लोग बहुत ही अहमवादी थे। ये लोग जाति भेद किया करते थे तथा इनमें केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इससे दूसरी शक्ति को जितना आसान हो गया। अगर सेंट्रलाइज पावर अगर सेंटर ही मजबूत नहीं होगा तो दूसरी शक्ति आसानी से अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके मुकाबले अरब राष्ट्र एकता बहुत था इसमें, क्योंकि इस्लाम धर्म का आधार ही एकता था। इसके बाद ये लोग अपने धर्म के प्रचार को जी जान से लगे रहते थे और ये युद्ध का नाम देते थे, धर्म प्रचार को जिहाद का नाम देते थे। ठीक है। इसके बाद अरब राष्ट्रों के पास अरबी घोड़े हुआ करते थे तथा ये धनुष बाण में बहुत तेज हुआ करते थे तथा युद्ध में ये छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति से भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया करते थे। जबकि इसके मुकाबले राजपूत शासक युद्ध में हाथियों को महत्वपूर्ण मानते थे। इस तरह जब अरबों ने दिल्ली पर हमला किया तो ये मुकाबला नहीं कर सके और भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अरब देश से उठकर इस्लाम पूरे यूरोप और एशिया के कुछ भागों में फैला। जैसे कि यहाँ देखेंगे ईरान के बाद इराक, सीरिया, उसके बाद तुर्की, उसके बाद इसके ऊपर यूरोप आता है, उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप आता है। फिर यहाँ पर मोरक्को जो देश है, अफ्रीकी देश जो स्पेन से सटा हुआ, यहाँ तक इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। अब हम देखेंगे कि जो भी भारत पर अरब हमले होते हैं, ईरान की राजधानी दमिश्क थी। दमिश्क से हमला हुआ करता था इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए और धन प्राप्ति के लिए। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग पर भी हमला होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। इसके बाद भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे कि तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। आप ध्यान रखिएगा कि ये अरब हैं, आगे चल के हमें तुर्क मिलेंगे। तो अरब और तुर्क में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन में गलती हो जाता है, क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम थे, वो भी मुस्लिम थे। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। इसमें जब आक्रमण पहली बार नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर हुआ तो सबसे पहला आक्रमण हुआ था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, जो कि एक असफल आक्रमण था। दूसरा आक्रमण भी बुदैल के नेतृत्व में हुआ, जो कि असफल आक्रमण था, जिसका समय काल 711 AD में हुआ था। ये बोलेंगे कि ये जो तीसरा आक्रमण जो था पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, इसका समय काल था 712 AD में और ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला अरबी सफल आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण तो उबैदुल्ला के हुआ, सफल आक्रमण ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ये देवल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, जो कि सिंध प्रांत का ही पार्ट था। उसके बाद सिंध का राजा इस समय जब आक्रमण हुआ तो दाहिर था। कौन क्या था? दाहिर था, ये ब्राह्मण था और हिंदू राजा ब्राह्मण था और ये चच का पुत्र था। इनके पिता का नाम था चच, इसलिए चचनामा एक है किताब है जो कि फारसी ग्रंथ है, जिसमें सिंध विजय की जानकारी हमें मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मस्ट है। ठीक है, और इस मैप को भी थोड़ा ध्यान रखिए, कैसे कैसे इस्लाम का पूरे विश्व में प्रवेश होता है और यहीं से फिर भारत में भी प्रवेश करता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस समय एक था। उसके बाद से ये ईरान के दमिश्क से ही हमले हुआ करते थे। हमने देखा था कि 712 AD में सिंध पर आक्रमण अरबों ने किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सफल नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया और जीत भी प्राप्त की तथा वहाँ के शासक दाहिर जो हिंदू ब्राह्मण थे उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बहुत सारे भागों पर भी अधिकार किया। ठीक है, बट ये लंबे समय तक ये टिक नहीं पाए, क्योंकि 800 AD के आसपास राजपूत एवं चालुक्यों की ताकत बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि ये जो बाद के लोग थे, कासिम के बाद के लोग जो थे, वो इसको संभाल नहीं पाए और 9वीं शताब्दी में भारत छोड़कर ये लोग चले गए।
तब ठीक है, अरबों का जो आक्रमण भारत पर हुआ उसका प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या क्या रहा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पहली बार इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश किया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इससे प्रेरणा मिल गया इन लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर हमला करना है और इसके बाद यहीं से भारत में प्रवेश करना है। इससे प्रेरणा लेगा गोरी और गजनबी ने भी हमला किया। ये तुर्क थे, आगे ध्यान रखिएगा, आगे मैं अभी पढ़ाऊँगा। इसके बाद अरबों ने सिंध को हिंद कहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सबसे पहले हिंद शब्द किसने प्रयोग किया, तो अरबों ने। और सिंधु को हिंदू का, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। इसके बाद भारत में ईरानी परंपरा की शुरुआत हुई। मैंने बताया था कि ईरान के राजधानी दमिश्क से हमले हुआ करते थे और वो रेगिस्तानी इलाका था। तो भारत का ये भी पार्ट जो सिंध और राजस्थान का पार्ट था वो रेगिस्तानी पार्ट था। यहाँ पर खजूर की खेती और ऊँट का पालन का शुरुआत किया गया। उसके बाद भारत में जजिया कर लगाया। सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया था, अरबों ने लगाया था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ये धार्मिक कर होता है जो कि गैर इस्लामिक व्यक्तियों पर लगाया जाता है। उसके बाद अरब क्षेत्र में भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कल हमने बताया था कि अब्बासी बहुत ही विद्वान और उदार हुआ करते थे। जैसे जैसे इस्लाम का फैलाव पूरे विश्व में हुआ, उसने दूसरे धर्मों को भी एक्सेप्ट करना शुरू किया तथा दूसरे धर्म के जो भी ज्ञान था उसका अरबी में अनुवाद कराना शुरू किया। तो उसी दौरान पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत और ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का भी अरबी में अनुवाद कराया। भारत की तकनीक और खगोल विज्ञान को भी इसने अरबी भाषा में अनुवाद कराया और आगे चलकर यही ज्ञान यूरोप में पहुंचा। तो देखिए पहले भारत से अरब में पहुंचा, फिर उसके बाद अरब से यूरोप में पहुंचा। तो देखिए हम लोग कितने ज्ञानी और कितनी हमारी समृद्ध विरासत है और हम लोग को आज कितने उन यूरोप के मुकाबले हम लोग कितने पिछड़े जा रहे हैं। हमारे ज्ञान का उपयोग करके ही वो लोग डेवलप हो गए, हमारे संसाधनों का ही उपयोग करके वो लोग विकसित हो गए। तो हम लोग देखिए कि हमारे ज्ञान का उपयोग अरबों ने किया, अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुँचा ये सारे ज्ञान, भारतीय ज्ञान और तकनीक। इसके बाद भारत में दिरहम नामक सिक्का चलाया, ये ध्यान रखिएगा, भारत में दिरहम नामक सिक्का चलाया, अरबियों ने चलाया। ठीक है, तो ये थे अपने अरब आक्रमण। अरबों के हमले के बाद भारत पर तुर्क हमलावर हमला करते हैं। उसके में पहला हम लोग देखेंगे गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के लोग होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों एक ही में था उस समय, वर्तमान में अलग है। जो अफगानिस्तान के इधर वाला पार्ट और ईरान के में जो था वो गजनी प्रांत कहलाता था, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे कि हम लोग गजनी साम्राज्य या यामनी वंश की चर्चा करते हुए कि जिनके संस्थापक के रूप में अल्पतगीन को जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अल्पतगीन, जो कि पूर्व के शासक अब्दुल मलिक का दास था। उसके बाद इसकी राजधानी गजनी थी और इसके जो दामाद या दास था सुबुक्तगीन था, जो 977 एडी में अल्पतगीन के पुत्रों को हटाकर खुद शासक बना। उसके बाद भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहाँ के शासक जयपाल थे। ये लोग ध्यान रखिएगा, ये तुर्क थे और पिछला मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। यह युद्ध और निर्णायक था। तो पूछेगा सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय जो पहला तुर्क आक्रमण था उस समय पंजाब का शासक कौन था, तो जयपाल थे। ये लोग ध्यान रखिएगा और ये युद्ध और निर्णायक रहा। इसके बाद सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए, इस्माइल और महमूद गजनबी। जब ये सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई उस समय इस्माइल शासक बना, किंतु महमूद गजनबी ने बंदी बनाकर इसको खुद हटाकर खुद शासक बन गया और ये 998 से 1030 एडी के बीच तक रहा। उसके बाद जब इसने अपने भाई को हटाया तो एक पद मैंने पिछला बार पढ़ाया था कि खलीफा जो होता था धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते थे, इनसे मिलकर कुछ आज्ञाएं लेनी होती थी, मान्यताएं लेनी होती थी। जब ये खलीफा से मिले तो इन खलीफा ने मोहम्मद गजनबी या गजनी, दोनों ध्यान रखिएगा, गजनबी या गजनबी, गजनी दोनों सेम ही है, दो उपाधि दी। यामीन उद दौला का, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा उपाधि दिया इन्होंने यामीन उल मिल्ला, जिसमें मुस्लिमों का संरक्षक कहा जाता है। तथा तीसरा इसने उपाधि धारण की सुल्तान की, जो ये प्रथम सुल्तान था। थोड़ा ध्यान रखिए, मोहम्मद गजनबी या गजनी प्रथम सुल्तान था और बाद में ये सुल्तान परंपरा बन गई। आगे चल के अगर मुगल काल में हम देखेंगे तो यह सुल्तान बादशाह कहलाने लगे। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं सर हेनरी इलियट।
इनके अनुसार गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और लगभग सभी आक्रमणों में सफल हो गया, एक आक्रमण को छोड़कर। उद्देश्य इनका क्या था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार और फैलाव हो, धन लूटना। इनको मालूम था कि भारत में अकुत संपत्ति थी, भारत के मंदिर धन से भरे हुए हैं और सोने चांदी हीरे जवाहरात है, लेकिन ये धन लूटकर मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, ना कि भारत में। इसको ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार ये मध्य एशिया में करते थे, ना कि भारत में। ये धनुष बाण, घोड़ा और छपेमार पद्धति का उपयोग करते थे, जिससे स्थानीय जो राजा थे इनका सामना नहीं कर पाए। उसके बाद इनके प्रमुख आक्रमणों को देखें तो 1000 से लेकर 1027 एडी में 17 बार आक्रमण किया, यानी कि 27 वर्षों में 17 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1000 एडी में हुआ, जो कि पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ, जो कि इसके पिता ने भी इसी पर, सुबुक्तुद्दीन ने भी जयपाल पर ही आक्रमण किया था, लेकिन जो वो अनिर्णायक था। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 एडी में किया, फिर इसी जयपाल पर ही किया था, और इससे आहत होकर जयपाल आत्महत्या कर लिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद छठा आक्रमण होता है 1008-9 एडी में हिंदू शाही राजा आनंद पाल से, और यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये मंदिरों को तोड़ने लगा और मूर्ति भंजक कहलाने लगा, मूर्तियों को तोड़ने लगा। ठीक है। उसके बाद 1018 से 19 एडी में मथुरा और कन्नौज, जहाँ प्रतिहार राजाओं का शासन था, वहाँ भी मंदिर तोड़ा और लूटा। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वां हमला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह असफल रहा। 1019 से लेकर 20 के बीच में चंदेल राजा विद्याधर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इन्होंने एकल विरोध किया था और यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1025 में ये सबसे ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में शिव मंदिर था, उसको लूटा और वहाँ से जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे घोड़े पर लाद कर, सोने से जवाहरात लाद कर फिर वापस गजनी ले जाता था। ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जो इससे पहले जो 15 हमले थे उससे ज़्यादा यहाँ पर अकुत संपत्ति प्राप्त की एक ही हमले में, और इसने 20 लाख दिनार के बराबर संपत्ति इकट्ठा की। जब ये इस समय के शासक थे भीमदेव प्रथम, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये वापस गजनी लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने इसको लूटा, ये सोमनाथ को लूटा, जाटों ने इसको लूटना शुरू किया। इसके कुछ घोड़े और सोने जवाहरात को लूट लिया जाटों ने। फिर इससे बदला लेने के लिए फिर 1027 एडी में 17वां हमला करता है, जाटों के विरुद्ध हमला करता है, जो भरतपुर के जाट होते हैं उनके विरुद्ध हमला करता है और विजय रहता है। तो ये 17 हमले हुए मोहम्मद गजनी या गजनवी के। अब इसके दरबारी को देखते हैं कौन कौन थे। यह स्लाइड प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। गजनी की मृत्यु 1030 एडी में हो जाती है। ठीक है। उसके बाद गजनी के दरबारी इतिहासकार, याद रखिएगा, उतबी थे। क्या नाम था? उतबी। और इनकी पुस्तक का नाम था किताब उल यामिनी और तारीख़ यामिनी, यामिनी वंश से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में अल बुरूनी भारत आया। इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक जो अरबी में लिखी हुई थी किताब उल हिंद थी, जो उस समय की वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद इसी किताब उल हिंद को अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया। उसके बाद हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अल-बुरूनी बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, ये दर्शन और संस्कृत का भी अध्ययन किया। इसके बाद इसने, ये इंपॉर्टेंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद एक फिरदौसी आते हैं जो गजनी के दरबार में ही रहते हैं, ये इन्हें पूर्व का होमर कहते हैं और इन्होंने शाहनामा लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, जो कि फारसी भाषा में है। और तारीख़ सुबुक्तगीन जो गजनी के पिताजी थे वो जो लिखा है बैहाकी ने लिखा था। उसके बाद जो गजनी थे संस्कृत मुद्रा लेख भी लिखवाए, जिसमें सिक्के के एक तरफ अरबी में दूसरी तरफ संस्कृत में चांदी के सिक्के चलवाए। ये ख़त्म हो गया अपना गजनी या गजनवी। अब मोहम्मद गोरी को देखते हैं। अगला अपना है गौर प्रदेश, जो कि गजनी प्रदेश का ही पार्ट था। जैसे ही
मोहम्मद गजनवी कमज़ोर होता है, उसके बाद आने वाले डेथ के बाद आने वाले शासकों कमज़ोर थे। तो उसी गजनी प्रदेश में एक गौर प्रदेश था, वहाँ पर एक नया वंश उत्पन्न हुआ, ससावनी वंश, इसको ध्यान रखिएगा, जिसे कुतुबुद्दीन हसन ने स्थापना किया था। तथा इसके प्रमुख शासकों में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य जो था कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना है, कहीं भी जीतना या हमला करने का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसमें प्रथम आक्रमण इसने 1175 एडी में मुल्तान पर किया, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक 13 शतक मारा था, मुल्तान का सुल्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है, थोड़ा सा मजाक के लिए। तो उसी हमला किया और गोरी यहाँ से जीत गया। अभी थोड़ा सा हम उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति को देखें तो गुजरात में चालुक्य शासक थे, ठीक है। उसके बाद कन्नौज में गढ़वाल शासक थे और अजमेर में चौहान वंश का शासक था। और दिल्ली में आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली को तोमर वंशों ने स्थापना किया था, लेकिन अजमेर और दिल्ली में वैवाहिक संबंध था। और इस वैवाहिक संबंध के कारण क्या हुआ कि दिल्ली के जो शासक थे आनंदपाल, उनका कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये उन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, वो दिल्ली का भी शासन इन चौहानों के हाथ में आ गया, ठीक है। तो अजमेर और दिल्ली पर चौहान वंश के शासक लोग शासन कर रहे थे और गुजरात पर चालुक्य शासक और कन्नौज पर गढ़वाल शासक, ठीक है। तो चौहानों को हम लोग देखेंगे अजमेर और दिल्ली पर दोनों जगह चौहानों ने अपना उस समय शासन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसने परंतु इसने मुल्तान पे जीत तो लिया, लेकिन इसका जो नज़र था गढ़वाल कन्नौज पे था, जो कि ये मिड भारत में था, ठीक है। आगे देखेंगे कि इसका जो मूल ध्यान कन्नौज पे था, तो कैसे वहाँ तक पहुँचता है। मोहम्मद गोरी का लेकिन एक बार पराजय हो गया 1178 एडी में। भीमदेव द्वितीय था, जो अल्प वयस्क था, जो कि अपनी माता के संरक्षण में, नाइक देवी थी, इन्हीं के संरक्षण में शासन करता था। और चालुक्य ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, जो कि गुजरात में थे। उसके बाद प्रथम तराइन युद्ध होता है, जो 1191 एडी में होता है, जहां पर गोरी की हार हो जाती है। उसके बाद द्वितीय तराइन युद्ध में, जो कि पृथ्वीराज चौहान उस समय अपनी सेना को संगठित नहीं किया तथा आसपास के राजाओं से कोई मदद नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने उनको अपहरण कर शादी कर लिया था। इस वजह से ये चिढ़े हुए थे। उस वजह से क्या हुआ कि आसपास से कहीं से इनको मदद नहीं मिला पृथ्वीराज चौहान को, और द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह अजमेर और दिल्ली दोनों पर गोरी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद एक और युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। मैंने बताया ना कि ये कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का नज़र रहता है। तो कन्नौज को पर हम हमला कर 1194 में गोरी ने जयचंद को हरा दिया और वहाँ भी जीत हासिल किया। इस कन्नौज पर विजय के बाद उसने एक सिक्का जारी किया, जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा थी और दूसरी आकृति या प्रतिमा थी और दूसरी तरफ कलमा खुदवाया। तो ये रहा अपना मोहम्मद गोरी। और थोड़ा देखते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के दो सेनापति थे, ये गुलाम भी थे। इसमें पहला शासक थे, पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक पहला सेनापति था, जो कि 1206 एडी में दास वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था और मोहम्मद गोरी अपने दासों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। दिल्ली विजय के बाद ये लखनऊ, ये तो शुरुआत में तो लाहौर से ही शासन करता था। बाद में जब ये गुलाम वंश के शासन से पूरे स्थापना से पहले ये मेरठ और आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और उसके बाद दिल्ली को अपना ये राजधानी बनाया और वहाँ पर गुलाम वंश की नींव रखी। और यहीं से हम लोग सल्तनत युग में प्रवेश करेंगे, जो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा इसका गुलाम था बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया। तो मोहम्मद गोरी सोच भी नहीं सकता था कि हम दिल्ली तक ही शासन कर पाएंगे, लेकिन इसका दूसरा सेनापति या गुलाम जो कि बिहार और बंगाल तक विजय प्राप्त कर लिया, जो 1200 से लेकर 1206 एडी के बीच में आक्रमण यहाँ पर करते रहा। थोड़ा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इसने ही ध्वस्त किया था तथा बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन उस समय था जब उस पर हमला किया बंगाल पर, तो ये भाग खड़ा हुआ और लखनऊ तक इसका शासन विस्तार हुआ,
ठीक है। एक कवि चंद बरदाई होते हैं जो कि पृथ्वीराज रासो ने लिखे हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम चित्रण है, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज को मारकर आगे इनमें ऐसा कहा जाता है कि जब उस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया तो वो षड्यंत्र करने लगे। उसी षड्यंत्र के आरोप में पृथ्वीराज को मार दिया गया और इनके कठपुतली शासक मैंने इनके पृथ्वीराज के बेटे को वहाँ दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया और असली शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो समय। ये कठपुतली शासक थे और असली शासक कुतुबुद्दीन ऐबक सारे निर्णय लेते थे। उसके बाद गोरी अंतिम बार भारत 1205 AD में आया और आया तो उस समय आते वक्त एक खोखरी या खोखर जनजाति है उसको जीतते हुए आया था, बट ये ज़्यादा सतर्क नहीं रहा और लौटते वक्त 1206 AD में इसी खोखरी जनजाति के लोगों ने इनकी हत्या कर दी। बट हमारे इसमें मशहूर कथा है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से उनकी हत्या की थी। जैसे कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से शब्द भेदी बाण चलाने के डायरेक्शन बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह से है कि 4 बास 14 गज आंगल उष्ट परमार इत्ते पे बैठा सुल्तान मत तुझ चुकियो चौहान। तो ये तो मिथक है, बट असली मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरी या खोखर जनजाति ने की, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु से बहुत पहले ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और 1206 AD में खोखरी जनजाति के माध्यम से गोरी की हत्या कर दी गई थी। तो यह रहा अपना सिंध पर अरब तुर्क आक्रमण, भारत पर आक्रमण से संबंध में। कल हम लोग थोड़ा सा राजपूत वंश के संबंध में पढ़ेंगे। इससे क्या हुआ कि सल्तनत और मुग़ल काल को लिंक जोड़ने में आसानी होगी। तो कल से हम थोड़ा सा राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि पीछे पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। इससे क्या होगा कि लिंक बढ़िया स्थापित हो पाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।